बोर्ड के मेरे भाई बहनों को मैं एक प्रॉमिस करता हूँ कि इको और ओसी का, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, मैं आपको पूरी तैयारी करवा दूंगा। तो आप लोग खुश रहा करो, हम थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे और खुशी से एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे। अब हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी करने जा रहे हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज सारे चैप्टर के अंदर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी करवा दूंगा। जब हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे होंगे तब हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि ये जो 2 मार्क्स का आप कॉन्सेप्ट समझोगे और आंसर लिखोगे, इन्हीं आंसर को उठा के हम लोग 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले में डाल देंगे। तैयारी करो 2 मार्क्स वाले की, बनेगा कौन सा? 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का भी आंसर, ये मेरी गारंटी है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। लिमिटेशन वाले सेक्शन से बोर्ड आपको 2 मार्क्स के सवाल पूछ रही है। किस तरीके से पूछे उस पर ध्यान दे लेते हैं। स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हमको इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशन बतानी है। तो यहाँ पे 4 लिमिटेशन मैंने आपके लिए लिख के रखा हुआ है, ध्यान देना, आराम से समझ में आएगा। ओनली क्वांटिटेटिव चेंज, भैया नहीं समझ में आया, पढ़ते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर ओनली द इंक्रीज इन आउटपुट और इनकम, नॉट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी को अगर अच्छा बनाना है तो जिंदगी की यानी लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट और इनकम को नहीं बढ़ाना होगा। मान लो कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, बट पैसा कमाने के बाद मेरी जिंदगी में मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो मेरी लाइफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है वो लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस नहीं करता है। किसके ऊपर फोकस करता है? सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन और आउटपुट के इंक्रीज होने पर। तो प्रोडक्शन और आउटपुट के इंक्रीज होने वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसके ऊपर फोकस कर रहा है? क्वांटिटेटिव चेंज के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन के बढ़ने के ऊपर। तो ये बुराई है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए खुशी और हेल्थ सब कुछ होना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वो सारी चीजों के ऊपर फोकस करता ही नहीं है। इग्नोर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, समझाता हूं। इट डज नॉट शो वेदर द बेनिफिट ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड इक्वली अमंग पीपल। अब देखो, देश ने पैसा तो बना लिया, ज्यादा प्रोडक्शन किया, जिसकी वजह से देश के पास ज्यादा पैसा आ गया। अब जब देश के पास ज्यादा पैसा आ गया तो वो जो पैसा आया है, क्या सब लोगों के पास अच्छे से इक्वली बटा? इसके ऊपर भी इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस नहीं करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन मुद्दा क्या है? हम लोग ज्यादा सामान बनाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। अब वो कमाया हुआ पैसा सब तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इग्नोर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा लिमिटेशन हो गया। तीसरा, नेग्लेक्ट सोशल फैक्टर, समझाता हूं। ग्रोथ डज नॉट रिफ्लेक्ट चेंज इन एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग कंडीशन। एक जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ सिस्टम और अच्छी लिविंग कंडीशन चाहिए। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट ये सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है सोशल फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर देता है। अब एनवायरमेंटल डैमेज, स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया एनवायरमेंटल डैमेज, अभी वापस से समझा देता हूं। रैपिड ग्रोथ कैन लीड टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ज्यादा सामान कब बनेगा? जब ज्यादा फैक्ट्री लगेंगी। आप जितनी ज्यादा फैक्ट्री लगाते जाओगे उतना पॉल्यूशन फैलेगा, उतना जंगल काटना पड़ेगा, उतना नेचुरल रिसोर्स खत्म होता जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है। लास्ट में नैरो कॉन्सेप्ट, क्यों ऐसा बोला गया? इट फोकस ओनली ऑन आउटपुट, नॉट एन ओवरऑल वेलफेयर और हैप्पीनेस। एग्जाम्पल देता हूं कि एक इंसान का वेलफेयर कब होगा, वो खुश कब रहेगा? जब उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी, जब उसको रहने की कंडीशन अच्छी मिलेगी। बट इकोनॉमिक ग्रोथ ये सब चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं करता है। वो किसके ऊपर फोकस करता है? सिर्फ आउटपुट के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो नैरो है। यहाँ पे हमने लिमिटेशंस को पढ़ लिया, समझ लिया। अगर डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करना, मैं और भी आसान करके दूंगा इस टॉपिक को। अब आगे बढ़े तो हमको पता चला कि हमको पढ़ना है अभी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेक्शन से आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा जा रहा है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमको समझाना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मीनिंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो फोकस करता है इंसान की लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने के ऊपर।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस कर रहा है? बेटर जॉब्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और लिविंग कंडीशन के ऊपर। एक इंसान को अगर आप अच्छा काम दोगे, अच्छा एजुकेशन दोगे, अच्छा हेल्थ सर्विस दोगे, अच्छा रहने का कंडीशन दोगे, तो उसकी लाइफ भी इंप्रूव होगी, वो खुश भी रहेगा और अच्छे से जिएगा। तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर फोकस करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्जाम्पल देखो और मजा आएगा। When a country has more school, hospital, clean water and job, it's so economic development। एक देश के अंदर सब जगह पे स्कूल है, अच्छा हॉस्पिटल है, सब लोगों को पीने का क्लीन पानी मिल रहा है और सब लोगों को जॉब मिल रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि उस देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। जब हम लोग इंसान के एजुकेशन, जॉब, हेल्थ, लिविंग कंडीशन के ऊपर फोकस करेंगे तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछिए, किस तरीके से पूछिए उस पर ध्यान दे दो। स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम लोगों को 4 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है, किसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। पहला क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी मैं आपको समझाता हूं। देश के अंदर एजुकेशन को अच्छा करना है, हेल्थ को अच्छा करना है और समाज का भला करना है। तो ऐसी चीजों को करने के लिए हमें रेगुलर एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हमें लंबे समय तक हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट करना है, किसको? एजुकेशन को, हेल्थ को और समाज का भला करना है, वो एक दिन में नहीं होगा। हम लोगों को कंटिन्यूअसली इसको लंबे समय तक करते रहना होगा, तब जाके इन सारी चीजों के अंदर सुधार आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। पहले इनको समझो। व्हेन अ कंट्री डेवलप, प्रोडक्शन इंक्रीज, दिस इज अ क्वांटिटेटिव चेंज। कभी भी जब देश आगे बढ़ेगा तो उस देश के अंदर बहुत सारी फैक्ट्री लगेंगी और फैक्ट्री लगने से क्या होगा? प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा। जब भी प्रोडक्शन में इंक्रीज आएगा तो इस चेंज को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। The quality of goods also improve because of research and new technology। हमने ज्यादा प्रोडक्शन तो कर लिया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी सामान हमने बनाया उसकी क्वालिटी को अच्छा कर रहे हैं। उसकी क्वालिटी को हम अच्छा कैसे कर रहे हैं? जब हम लोग रिसर्च करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव चेंज। सीधी सी भाषा में बोलूं, जब क्वांटिटी में इंक्रीज आएगा तो क्वांटिटेटिव चेंज, जब क्वालिटी में इंक्रीज आएगा तो क्वालिटेटिव चेंज। तो यहां पे हम लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये 2 नए वर्ड को सीखा। अब तीसरा है चेंज इन डिमांड। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना। जब देश डेवलप करेगा तो इंसान की इनकम बढ़ जाएगी। जब इंसान की इनकम बढ़ जाएगी ना, तो उसका टेस्ट और नीड चेंज हो जाएगा। हम और आप लोग ही अगर ज्यादा पैसा कमाने लगेंगे तो हम लोगों का नीड और टेस्ट बदल जाएगा। पहले मैं 500 का जूता पहनता था, अब मैं 5000 का जूता पहनूंगा, तो मेरा नीड और टेस्ट बदल गया। जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो सबसे पहले वो खाना और कपड़ा खरीदता है, मतलब कि बेसिक थिंग्स को खरीदता है। उसके बाद अगर उसके पास पैसा बच जाता है तो व्हीकल और स्मार्टफोन जैसे लग्जरी और कंफर्टेबल आइटम के ऊपर वो खर्चा करता है। तो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया, उन्होंने रोटी कपड़ा मकान के ऊपर खर्चा किया, उसके बाद पैसा बच गया तो उन्होंने लग्जरी चीजों के ऊपर खर्चा किया। अब यहाँ पे जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है, लेबर बिकम मोर डायनामिक, इसको समझते हैं। जब देश के अंदर डेवलपमेंट होगा ना तो वर्कर को अच्छा एजुकेशन मिलेगा, जिससे उसके अंदर स्किल डेवलप होगा। जब एक इंसान के पास एजुकेशन है, स्किल है, तो वो क्या करेगा कि जो भी नया आइडिया मार्केट में आ रहा है उसको सीख लेगा। जैसे अभी हमारे देश में एआई आ रहा है, अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग स्मार्ट हैं, तो हम लोग एआई को क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जब इंसान पढ़ा लिखा होता है, उसके पास स्किल होता है, तो वो नए आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है, नए मशीन को एक्सेप्ट कर लेता है और नई टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है कि पीपल एंड कंपनीज बिकम मोर एक्टिव एंड रेडी फॉर चेंज। जब आप पढ़े लिखे हो, आपके पास स्किल है, तो आप लोग क्या करोगे? मार्केट के अंदर जो भी चेंज आ रहा है उसको फटाक से एक्सेप्ट कर लोगे और एक्टिवली काम करोगे, जिससे मैं बोल सकता हूं कि लेबर क्या हो जाता है? डायनेमिक हो जाता है। लेबर बिकम मोर डायनेमिक का मतलब ये है कि वो फटाक से जो भी चेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके काम करने लगता है। जब आप पढ़े लिखे होगे तो आप चेंज को एक्सेप्ट करोगे और फटाक से काम करके मार्केट में आगे बढ़ जाओगे। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को भी समझ लिया, जान लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
यहां से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिमिटेशंस को समझाना है। पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसको हम लोग समझते हैं, अ फैक्ट्री अर्न लॉट्स ऑफ प्रॉफिट बट मोस्ट वर्कर गेट वेरी लो वेजेस। जब देश के अंदर डेवलपमेंट होगा तो बहुत सारी फैक्ट्री डलेगी। फैक्ट्री के अंदर 2 लोग हैं, मालिक है और वर्कर्स हैं। अब आप सबको पता है कि मालिक ज्यादा पैसा कमाएगा और वर्कर के पास कम पैसा जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हुआ। फैक्ट्रियों के मालिक दबा के पैसा कमाएंगे, जो वर्कर्स है उनके पास कम पैसा आएगा। डेवलपमेंट में इंक्रीज नेशनल इनकम बट रिच पीपल गेट मोर बेनिफिट देन द पुअर। फैक्ट्री लगी जिसकी वजह से देश का नेशनल इनकम बढ़ जाएगा। उल्टा असर क्या रहा है कि जो नेशनल इनकम बढ़ा है, मतलब जो देश ने पैसा कमाया है, ज्यादा पैसा चला जाएगा अमीरों के पास और जो पुअर है उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रीजनल इम्बैलेंस समझाता हूं। बिग सिटीज लाइक दिल्ली ग्रो फास्ट बट विलेज इन सम स्टेट में पुअर। बहुत सारे जगहों पे देश में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो जा रहा होता है, बट बहुत सारा जो एरिया है वो पीछे रह जाता है। बेस्ट एग्जांपल दूं तो महाराष्ट्र, दिल्ली, बैंगलोर, गुजरात, ये सारे स्टेट काफी डेवलप कर रहे हैं, बट बिहार और झारखंड जैसे स्टेट आज भी पीछे रह जा रहे हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं रीजनल इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं पे ज्यादा ग्रोथ हो रहा है और कहीं पे बहुत स्लो ग्रोथ हो रहा है। सम एरिया डेवलप फास्टर वाइल अदर रिमेन बैकवर्ड। वही मैंने आपको बोला, कोई एरिया ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, कुछ एरिया पीछे रह जाएगा। तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दिस क्रिएट अनइवन ग्रोथ इन द कंट्री। अनइवन ग्रोथ हो रहा है, कहीं पे अच्छा ग्रोथ है, कहीं पे लोग पीछे रह जा रहे हैं। तीसरा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। डेवलपमेंट कैन लीड टू पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्स। डेवलपमेंट करने के लिए आप फैक्ट्री लगाते जाओ, उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, एनवायरमेंट के अंदर पॉल्यूशन फैलेगा, जंगल काटना पड़ेगा और नेचुरल रिसोर्स भी खत्म होते जाएंगे। स्लो इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। डेवलपमेंट हम लोग इसीलिए कर रहे हैं ताकि हर इंसान अच्छे से जी सके, बट ये एक इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है कि सब तक सही से डेवलपमेंट पहुंचाना। जैसे कि अब देखो, डेवलपमेंट हो रहा है तो गवर्नमेंट सबको अच्छा जॉब नहीं दे पाएगी, गवर्नमेंट सबको अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएगी, गवर्नमेंट सबको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं दे पाएगी। तो स्लो इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड। डेवलपमेंट तो हो रहा है बट सबकी जिंदगी एक जैसे नहीं बदलेगी। आगे, डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्री। एग्जांपल देखना, India import advanced machine from Germany and Japan for its car and manufacturing industry because it cannot make them locally। हम लोगों को अगर कार बनाना है तो हम लोग कार के पार्ट्स कहाँ से मंगाते हैं, जापान और जर्मनी जैसी कंट्री से। क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी कार के सारे इक्विपमेंट, सारे पार्ट हमारे देश में नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग डेवलप करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंट्री के ऊपर। जैसे हमको कार बनाना है तो हम डिपेंड हैं जर्मनी और जापान जैसी कंट्री के ऊपर। हम लोगों को इलेक्ट्रिक के अंदर कुछ बनाना है तो हम लोग चाइना जैसी कंट्री के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो वहीं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, डेवलपिंग कंट्री ऑफन डिपेंड ऑन डेवलप नेशन फॉर टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंड मशीन। मशीन चाहिए, पैसा चाहिए या टेक्नोलॉजी चाहिए, हम लोग किससे मांगते हैं, डेवलप नेशन, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे नेशन से हम लोग ये सारी चीजें मांगते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लिमिटेशंस भी करवा दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछेगा। कैसे पूछिए, ध्यान दो। व्हाट आर द वेरियस इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत आसान है, आपको यह बताना है कि कौन कौन से इंडिकेटर हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, PQLI, HDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन कंज्यूमर इंडेक्स। ये सारी चीजों का जैसे मैंने लिस्ट बनाया वैसे लिस्ट बना देना। इस सवाल का ये रहा जवाब, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लिमिटेशंस ऑफ द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। अब यही सेम सेक्शन से आपको बोर्ड 2 मार्क्स के भी सवाल पूछे है कि ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज एन इंडिकेटर। हम लोगों को नेशनल इनकम के लिमिटेशन बताने हैं एज एन ग्रोथ या डेवलपमेंट इंडिकेटर। यहां पे हम लोग देखते हैं, पहला, डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। भैया ये तो कभी सुना ही नहीं था हमने, ये क्या है, समझाता हूं। एग्जांपल देखो, अ कॉटन फार्मर सेल रॉ कॉटन टू टेक्सटाइल मिल फॉर 5,000। एक फार्मर ने कॉटन बेच दिया एक मिल वाले को 5,000 रुपए में। कॉटन समझो ना, कॉटन, रुई, रुई को फार्मर ने एक फैक्ट्री के मालिक को बेच दिया 5,000 में। द टेक्सटाइल मिल यूज
द कॉटन टू मेक क्लोथ एंड सेल इट फॉर 10,000। ये जो 5,000 का कॉटन लेके गया था मिल का मालिक, उससे उसने कपड़ा बना दिया और उसको बेच दिया उसने 10,000 रुपए में। आगे, अ टेलर देन यूज दैट क्लोथ टू मेक शर्ट एंड सेल देम फॉर 15,000। अब टेलर ने वही 10,000 का कपड़ा लिया और उससे शर्ट बना के बेच दिया उसको 15,000 में। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 5,000, 10,000, 15,000, टोटल कितना आया? 30,000। हम लोग इस तरीके से इन सारी चीजों को नहीं काउंट कर सकते और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डबल काउंटिंग। कि एक ही प्रोडक्ट का बार बार अगर आप पैसा काउंट कर ले रहे हो तो हम लोग इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। 5,000 का कॉटन था, उसी 5,000 के कॉटन को 10,000 में बेचा, फिर उसी को 15,000 में बेचा, तो हमने तीनों की वैल्यू को मिला के बोल दिया 30,000 रुपए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? डबल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट। हम लोग इस तरीके से नेशनल इनकम के अंदर ये सारी चीजों को नहीं जोड़ सकते, ये गलत हो जाएगा, ये एक गलत इनकम दिखाएगा। असली में बिका कितने का है? 15,000 का, बट नेशनल इनकम में कितने का दिखेगा? 30,000 का। तो ये कोई तरीका नहीं है इनकम को काउंट करने का, ये गलत है और ये लिमिटेशंस है नेशनल इनकम के अंदर ऐसी इनकम को काउंट करना। प्रोडक्ट मेड फॉर सेल्फ यूज आर नॉट काउंटेड। समझाता हूं, घबराओ मत। A carpenter built furniture such as table, chair for his own home instead of selling them in the market. Since these items are made for personal use and not sold, they do not generate income. एक फार्मर ने अपने घर का फर्नीचर का काम किया, उसने चेयर बनाया, टेबल बनाया और उसने इस चीज को अपने घर में लगा दिया। उसने ये सारी चीजों को बेचा नहीं, तो ऐसी चीजों को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते। ये भी एक प्रॉब्लम है कि लोग अगर कोई भी चीज का प्रोडक्शन अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो हम उनको नेशनल इनकम में कैसे काउंट करेंगे? आगे देखो, डेप्रिसिएशन वियर एंड टियर इज हार्ड टू मेजर। डेप्रिसिएशन क्या है ये आपको पता ही होगा, आपने अकाउंट्स में देखा ही होगा कि सपोज कर लो आप एक कार लेके आए तो ईयर बाय ईयर उस कार की वैल्यू नीचे गिरती जाती है, तो हम लोग जान जाते हैं कि वहां पे डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन को कैसे हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करें, ये भी एक दिक्कत है। एग्जांपल से समझो, अ फैक्ट्री मशीन में लास्ट 10 ईयर इफ यूज केयरफुली बट ओनली 5 ईयर इफ यूज हैवीली मेक इट हार्ड टू डिसाइड द एग्जैक्ट एनुअल डेप्रिसिएशन। एक मशीन है, एक इंसान ने उसको अच्छे से इस्तेमाल किया तो वो 10 साल चल गया, एक इंसान उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो वो 5 साल चला। ऐसी कंडीशन में हम लोग कैसे हर साल उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को काउंट करें, ये दिक्कत आ जा रही है। आगे देखो, इलीगल इनकम, टैक्स एवेशन एंड बार्टर ट्रांजैक्शन आर मिस। ये जो सारी चीजें हैं वो नेशनल इनकम से निकल जाती हैं। कैसे, अभी समझते हैं। इलीगल इनकम, एग्जांपल देखो, अ पर्सन सेल ड्रग्स एंड अर्न 50,000 अ मंथ। एक इंसान है, गवर्नमेंट को ऐसा बोलता है कि मैं 50,000 रुपए कमा के आया हूं, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है क्या काम करते हो? मैं ड्रग्स बेचता हूँ। बोले 2 लप्पड़ मारूंगा ना, ड्रग्स बताया, चल जेल में। तो वो इंसान डर के मारा बताएगा ही नहीं कि उसने ड्रग्स बेच के 50,000 रुपए कमाया है, तो इस इनकम को तो हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो डर के मारा बताएगा ही नहीं। आगे, टैक्स एवेशन अनरिपोर्टेड इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक मनी। यहां पे पढ़ते हैं, अ शॉपकीपर एक्सेप्ट 10,000 कैश सेल्स डेली बट डेलिबरेटली डज नॉट रिकॉर्ड देम टू अवॉइड पेइंग टैक्स। डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के। एक इंसान पैसे कमा रहा है, मतलब एक शॉपकीपर पैसे कमा रहा है, 10,000 रुपए जो है वो कैश में रख लेता है और छुपा लेता है। क्यों छुपा लेता है? क्योंकि उसको उस 10,000 रुपए के ऊपर टैक्स ना देना पड़े। तब उसने 10,000 रुपए जो कैश में रखे थे उसको छुपा लिया, तो उसको नेशनल इनकम में हम लोग कैसे काउंट करेंगे? वो तो मिस हो जाएगा। बार्टर ट्रांजेक्शन, अ प्लम्बर रिपेयर अ फार्मर इरिगेशन पंप इन एक्सचेंज फॉर 10 kg राइस, नो मनी चेंज हैंड। एक फार्मर था, उसने एक प्लम्बर को बोला कि मेरे खेत में अभी पानी डालना है मुझे, मेरे पंप, मेरे सारे जो इक्विपमेंट है वो खराब हो गए हैं, तू थोड़ा सा उसको रिपेयर कर दे। प्लम्बर ने बोला ठीक है मैं रिपेयर कर दूंगा, पर बदले में तुम क्या करना कि मुझे 100 किलो राइस दे देना। तो फार्मर ने बोला चल डील डन। अब इस डील के अंदर पैसा तो एक्सचेंज हुआ ही नहीं। जब पैसा एक्सचेंज हुआ नहीं तो हम लोग इसको कैसे नेशनल इनकम के अंदर काउंट करेंगे? तो ये सारी दिक्कतें होती है जिसकी वजह से नेशनल इनकम के अंदर से इलीगल मनी, ब्लैक मनी और यहाँ पे बार्टर सिस्टम वाली मनी सब छूट जाती है। तो नेशनल इनकम को दिक्कत देती है ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो, पीपल डूइंग मल्टीपल जॉब, एक इंसान अलग अलग काम कर रहा है। समवन वर्क इन अ शॉप एंड ऑल्सो फार्मर, नॉट ऑल देयर इनकम में बी काउंटेड। एक इंसान दुकान में भी काम करता है, फिर शाम को आके खेती भी करता है, तो गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि हम लोग इसकी कौन सी इनकम नेशनल इनकम में काउंट करें, ये भी दिक्कत है।
डज नॉट अकाउंट फॉर पॉपुलेशन। इसको बहुत ध्यान से समझना, मजा आएगा। इफ पॉपुलेशन ग्रो फास्टर देन इनकम, डेवलपमेंट कैन बी नेगेटिव। पैसा हम लोग जितना कमा रहे हैं, अगर उससे तेजी से पॉपुलेशन बढ़ी तो हम लोग नेगेटिव में आ जाएंगे। यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है, यहां पे देखो, अ कंट्रीज नेशनल इनकम राइज फ्रॉम 1 लाख टू 1,20,000 इन अ ईयर। एक ईयर के अंदर हम लोगों का इनकम लाख रुपए से 1,20,000 पे आ गया। बट इफ द पॉपुलेशन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम 1,000 टू 1,500, इनकम पर पर्सन फॉल फ्रॉम 100 टू 80। आपको मैं समझाता हूं, यहाँ पे पिछले वाले एग्जाम्पल को यहाँ प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं मैं। हमारी पॉपुलेशन थी 1,000 की और इनकम कितना था, 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख रुपए। फिर यहाँ पे पॉपुलेशन हो गई 1,500 की और इनकम कितनी हो गई, 1,20,000। दोनों कंडीशन को डिवाइड करते हैं। इनकम है 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख रुपए और पॉपुलेशन है 1,000 की। इनकम है 1,20,000 रुपए और पॉपुलेशन है 1,500। जब एक 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 यहाँ पे एक इंसान को कितना पैसा मिलेगा, 100 रुपए। अब यहाँ पे कहते हैं एक 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 एक। अब मैं इसको अगर 15 से करूंगा तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ पे 0। कितनी हो गई इनकम, 80। पॉपुलेशन बढ़ेगी ज्यादा तो हमारी जो इनकम है वो ड्रॉप हो जाएगी। इनकम बढ़ रही है पर उसके साथ साथ में बहुत ज्यादा अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इनकम ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे देखो 1,000 लोग थे, हम लोग 1 लाख रुपए कमा रहे थे, सबको मिल रहा था 100 रुपए। यहाँ पे हमने 1,20,000 तो बनाया बट उसके अगेंस्ट में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी जिसकी वजह से इनकम के अंदर फॉल आया। तो याद रखना, पॉपुलेशन बढ़ेगी और उतनी इनकम नहीं बढ़ पाएगी तो जो इनकम है वो नेगेटिव में चली जाएगी। अब लास्ट वाला लिमिटेशन देखते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन मेथड। हर कंट्री का नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का मेथड अलग होता है। जैसे कि कुछ कंट्री प्रोडक्शन मेथड को यूज कर लेती हैं, कुछ कंट्री इनकम मेथड को यूज कर लेती हैं, कुछ कंट्री एक्सपेंडिचर मेथड को यूज कर लेती हैं। जिनको ये मेथड नहीं मालूम है मैं सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं। कुछ कंट्री प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करती है, मतलब जितना देश के अंदर सामान बना उसके ऊपर से हम लोग नेशनल इनकम काउंट कर लेंगे। कुछ कंट्री ने ऐसा बोला हम सामान बेच के जितना पैसा कमाएंगे, मतलब जितनी हमारी इनकम होगी उसके ऊपर हम नेशनल इनकम को काउंट कर लेंगे। कुछ कंट्री ने ऐसा बोला कि हम जितना खर्चा करेंगे उसके ऊपर हम नेशनल इनकम को काउंट करेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे एक्सपेंडिचर मेथड। तो हर कंट्री का अपना मेथड है। अगर हर कंट्री अलग अलग मेथड को यूज करेगी तो हम लोग नेशनल इनकम को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। डिफरेंट कंट्री यूज डिफरेंट मेथड, मेक कंपैरिजन डिफिकल्ट। यही बात मैंने आपको सिंपल सी भाषा में पीछे समझा दी। अब आगे का जो टॉपिक है वो है ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। अब यहां से बोर्ड आपको 2 और 3 मार्क्स दोनों के सवाल पूछी है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बोर्ड आपको इस सेक्शन से 2 मार्क्स का सवाल कैसे पूछती है। तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, स्टेट्स द फॉर्मूला टू फाइंड इट। 2 मार्क्स के लिए आपको इसके अंदर बताना है पर कैपिटा इनकम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पर कैपिटा इनकम है क्या। तो पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ कंट्री। एक सिंगल इंसान देश के अंदर कितना कमा रहा है, हम लोग उसको इकोनॉमी की भाषा में बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, बट उसके साथ एवरेज लगा देना। वो जो इनकम निकली है वो किस में होती है, एवरेज में होती है। क्योंकि देश के एक सिंगल इंसान की सही एक्यूरेट इनकम बताना इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम लोग उसको किस में निकालते हैं, एवरेज में निकालते हैं। तो आपको कोई भी पूछे कि बताओ बेटा पर कैपिटा इनकम क्या है, तो अंकल पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंसान हमारे देश में कितना कमा रहा है उसको बोलते हैं। पर अंकल मैं एकदम एक्यूरेट नहीं बता सकता, वो जो इनकम निकाली है मैंने पर पर्सन की वो होती है एवरेज में। आगे देखो, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्रीज टोटल इनकम ग्रोस नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। फॉर्मूला है जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिखना, मतलब कैसे लिखना वो देख लो। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इनकम डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। ये हो गया आपका पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना जो ये टोटल इनकम है यहाँ पे हो सकता है नेशनल इनकम एनआई और यहाँ पे टीपी टोटल पॉपुलेशन, ये सेम ही है सब। आप कहीं पे ऐसा देख लो कि भैया यहाँ पे दिया हुआ है एनआई, तो क्या ये गलत है, नहीं सही है। नेशनल इनकम टोटल इनकम एक ही बात है। एक और चीज लिखी हो सकती है ग्रोस नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टीपी, ये भी एक ही बात है। ग्रॉस मतलब टोटल, टोटल नेशनल इनकम को हमने किससे डिवाइड कर दिया, टोटल पॉपुलेशन से। तो ये सारे फॉर्मूले एक ही हैं, बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। इस तरीके से बोर्ड में लिख देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इनमें से कोई भी मैं बोलूंगा कि आप ये वाला लिख देना, कोई भी नहीं, ये वाला लिख देना, आपको पूरे मार्क्स
मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप एंड कैसे करोगे? इन शॉर्ट इट टेल्स अस हाउ मच ऑन एवरेज ईच पर्सन अर्न इन अ कंट्री। पर कैपिटा इनकम आपको क्या बता रहा है कि एवरेज में हमारे देश का या किसी भी देश का एक सिंगल इंसान कितना पैसा कमा रहा है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को एंड कर देना, आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा ही है। एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर। हमको ये बताना है कि पर कैपिटा इनकम के लिमिटेशन एज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे पहला वाला मैंने लिखा हुआ है ओनली एन एस्टिमेट, द पॉपुलेशन इज काउंटेड ओनली वंस एवरी 10 ईयर, फॉर द अदर ईयर वी गेस द पॉपुलेशन, सो द पर कैपिटा इनकम इज नॉट एग्जैक्ट। हमारे देश के अंदर जो पॉपुलेशन काउंटिंग है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसस। तो हमारे देश में पॉपुलेशन काउंटिंग 10 साल में एक बार होती है। यहाँ पे मैं आपको लिख के समझाता हूँ। मान लो कि 2011 के अंदर हमारे देश में पॉपुलेशन को काउंट किया गया था, तब हमको पता चला कि हमारे देश की जो आबादी है वो 100 करोड़ की है। अब 2011 के अंदर अगर मुझे पर कैपिटा इनकम निकालना होगा तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। मान लो कि इस टाइम पे हमारे देश का जो नेशनल इनकम था वो था 100 करोड़ रुपए। आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है पर कैपिटा इनकम का? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, निकल के आ गया 1। ठीक है। अब मेरे को अगर 2015 के अंदर पर कैपिटा इनकम निकालना होगा तो यहाँ पे हो गया मान लो नेशनल इनकम 120 करोड़ का। मैं मान के चलूंगा कि 2015 में हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 105 करोड़ हो गई होगी। मैं क्या कर रहा हूं? एस्टिमेट निकाल रहा हूं। अगर अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये जो टोटल पॉपुलेशन है ये क्या है? मेरा अंदाजा है, मेरा क्या है? एस्टिमेशन है। तो एक साल जब पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी तब आपने एक्यूरेट डेटा देखा, बाकी के जो 9 साल है उसके अंदर आप क्या करोगे? अंदाजा लगाओगे। जो पर कैपिटा इनकम का कॉन्सेप्ट है हम लोग उसके अंदर 9 साल तक सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगा रहे होंगे, तो हमको एक्यूरेट डेटा नहीं मिल पाएगा। आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो सो ओनली एवरेज इनकम, समझाता हूं इसको। अ कंट्री हैज 5 पीपल, टोटल इनकम जो है 50,000 की है। एवरेज इनकम निकाला हमने, निकल के आया पर पर्सन की 10,000 रुपए। बट हम लोगों को यहां से ये पता चला कि एक जो इंसान है अमीर वो अकेला 40,000 कमाता है, बाकी के जो 4 इंसान है वो 2,500 रुपए कमाते हैं। तो बट हम लोग को एवरेज कितना दिख रहा है? 10,000। भैया क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस एग्जाम्पल को मैं लिख के आपको समझाता हूं। टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम है 50,000। पॉपुलेशन कितनी है टोटल? वो है 5 लोगों की। अगर हम लोग इसका पर कैपिटा इनकम निकालने जाएंगे तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी निकल के आएगी? 10,000 पर कैपिटा इनकम, यानी हर इंसान की इनकम कितनी है? 10,000 रुपए। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। टोटल 5 लोग थे, उनमें से जो 4 लोग हैं वो चारों लोग 2,500 रुपए कमा रहे हैं, और इकलौता अकेला अमीर आदमी अकेले 40,000 रुपए कमा रहा है। तो जब हम लोग पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो उसके अंदर हम लोग एवरेज देखते हैं। अब जब हम लोग एवरेज देख रहे हैं तो हमको ऐसा लग रहा है बाप रे सारे के सारे 10,000 कमा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बात है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक इंसान अकेले 40,000 कमा रहा है, बाकी के 4 लोग मिलके सिर्फ 10,000 रुपए कमा रहे हैं। तो पर कैपिटा इनकम हमको एवरेज दिखाता है, एक्चुअल कंडीशन नहीं दिखाता है। अब आगे वाला लिमिटेशन देख लेते हैं, हार्ड टू कंपेयर बिटवीन कंट्रीज। समझाता हूं। ईच कंट्री यूज इट्स ओन मनी, सो वी मस्ट कन्वर्ट टू यूएस डॉलर टू कंपेयर। हर कंट्री अपने अपने करेंसी के अंदर पर कैपिटा इनकम निकालता है, बट जब हम लोगों को एक कंट्री का पर कैपिटा इनकम दूसरे कंट्री के पर कैपिटा इनकम के साथ कंपेयर करना होता है, तब हम लोगों को अपने देश के पैसे को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। आप सबको पता है कि रुपीस और यूएस डॉलर की वैल्यू, यानी ये जो एक्सचेंज रेट है, ये हमेशा बदलता रहता है। एक समय पे हम लोगों को अगर 1 यूएस डॉलर चाहिए तो 60 रुपए देना पड़ता था, आज के टाइम पे 80 से 85 रुपीस देना पड़ता है। अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो जैसे एक्सचेंज रेट बदलेगा वैसे ही पर कैपिटा इनकम के वैल्यू में भी बदलाव आएगा, बट ये असली सच्चाई नहीं है। तो जब हम लोग यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों को यह याद रखना चाहिए कि एक्सचेंज वैल्यू बदलती रहती है, जिससे पर कैपिटा इनकम की वैल्यू भी बदलती रहेगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है जब हम लोग पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करेंगे किसी भी देश के पर कैपिटा इनकम के साथ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीक्यूएलआई यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो 2 मार्क्स में कैसे पूछेगी? स्टेट द डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडेड इन द पीक्यूएलआई। हम लोगों को पीक्यूएलआई के अंदर जो जो चीजें आ रही हैं
उनके बारे में 2 मार्क्स में बोर्ड को बताना है PQLI के कॉन्सेप्ट के अंदर से। पहला है एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन मतलब लिटरेसी। अब ये क्या है? सो हाउ मेनी पीपल कैन रीड एंड राइट। क्या होता है लिटरेसी रेट? एक इंसान पढ़ पा रहा है, लिख पा रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो पढ़ा लिखा और लिटरेट इंसान है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग काउंट करते हैं लिटरेसी रेट के अंदर। हायर लिटरेसी रेट होगी तो बेटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस होगी। किसी भी देश के अंदर अगर लिटरेसी रेट हायर है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे अच्छा एजुकेशन है। अब आ जाओ दूसरा वाला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अंदर से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछ रही है। कैसे पूछ रही है वो देखो, व्हाट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ये बोर्ड ने आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव फ्रॉम बर्थ। एक बच्चा पैदा हुआ तो हम लोगों ने बोला कि इंडिया के अंदर बच्चा 60 से 70 साल जिएगा। वही बच्चा जापान के अंदर पैदा हुआ तो लोगों ने बोला हमारे इधर ये 80 टू 85 ईयर जिएगा। वही बच्चा अगर अमेरिका में पैदा हुआ तो बोला गया कि 75 टू 80 ईयर्स जिएगा। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अब तो हमारी जिंदगी 60-65 साल की है। ये जो हम लोग बोल रहे हैं इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जब एक बच्चा पैदा होता है हम लोग एक एवरेज एज उसकी डिसाइड कर रहे हैं कि 60 साल जिएगा, 70 साल जिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर इंसान अच्छा लंबा जी रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी हेल्थ अच्छी है। अगर एक देश के अंदर अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा खाना और अच्छा पानी मिलेगा तो एक इंसान लंबा जिएगा, मतलब उस देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी। तो एक देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस इंसान की हेल्थ के ऊपर, उस देश के हॉस्पिटल, फूड और प्योर ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर। लॉन्गर लाइफ मीन्स पीपल कैन वर्क एंड कंट्रीब्यूट मोर। जितना हम लंबा जिएंगे उतना ज्यादा काम करेंगे, उतना ज्यादा देश की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। जापान के अंदर पीपल 84 ईयर जीते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वहां का जो हेल्थ सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग है। अब अगला जो है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMR बोलते हैं। अब ये क्या है? नंबर ऑफ बेबीज हु डाई बिफोर 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 बर्थ। दो चीज याद रखो, पर 1000 बर्थ और 1 ईयर। 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे 1 साल की उम्र पूरी करने के पहले मर जा रहे हैं, यानी डेथ हो जा रही है उनकी। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। क्या याद रखना है? 1 साल की उम्र पूरा करने तक 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो जा रही है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। लोअर IMR बेटर हेल्थ केयर सर्विस एंड चाइल्ड केयर। 1000 में से जितने कम बच्चों की डेथ होगी उतना अच्छा उस देश का हेल्थ सिस्टम होगा और बच्चों को केयर करने की सर्विस भी अच्छी होगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस सेक्शन से बोर्ड आपको 2 मार्क्स का सवाल पूछे है कि व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विच फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द HDI। इसका जवाब देना है हमको 2 मार्क्स के लिए। तो HDI एक मॉडर्न इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक मॉडर्न इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नापने का एक मॉडर्न टूल है HDI। इट मेजर डेवलपमेंट बाय कंसीडरिंग बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट। HDI जो है वो पैसे के ऊपर भी ध्यान देता है, एजुकेशन, हेल्थ, जॉब, ये सारे सोशल एस्पेक्ट के ऊपर भी ध्यान देता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंट्रोड्यूस किया था HDI का कॉन्सेप्ट 1990 में। तो याद रखना कि पहली बार HDI का रिपोर्ट कब आया था? 1990 में। किसने पब्लिश किया था? UNDP ने। आपके 1 मार्क्स के सवाल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। इंडियन इकोनॉमिस्ट हेल्प इंप्रूव एंड रिफाइन HDI। इंडिया के भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने कंट्रीब्यूट किया है HDI के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए। 2010 के अंदर एक इंप्रूवमेंट आया या एक चेंज आया, किसके अंदर? मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ HDI। HDI की जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती होगी 2010 में उसके अंदर चेंज आया। ये भी आपको 1 मार्क्स के लिहाज से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 मार्क्स के अंदर कितना लिखना है वो बता दिया। अब आगे पढ़ते हैं, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ HDI पढ़ लेते हैं। सो कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट। HDI से हम लोगों को कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट का पिक्चर मिल जाता है। कंप्लीट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। HDI के कॉन्सेप्ट को अगर हम लोग लागू कर रहे हैं तो देश पैसा भी कमा लेगा और इंसान का भला भी हो जाएगा, मतलब कि सोशल फैक्टर भी अच्छे हो जाएंगे। फोकस ऑन ह्यूमन वेलफेयर। HDI का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर फोकस करता है? ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर। राइजिंग HDI मींस इंप्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। किसी भी देश के अंदर अगर HDI अच्छा कर रहा है इसका मतलब उस देश के अंदर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड तीनों चीजें अच्छी होती जा रही हैं। प्रमोट इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
एचडीआई फोकस करता है कि देश के हर इंसान का ग्रोथ हो, और ये जो ग्रोथ हो रहा है ये लंबे समय तक हो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है एचडीआई के अंदर। एचडीआई इज प्रोग्रेसिव, रियल प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्लस सोशल वेलफेयर। आपको अगर बोर्ड पूछ रही है कि रियल प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का इंडिकेटर कौन है, तो आपको आंसर देना होगा एचडीआई, क्योंकि एचडीआई के अंदर पैसा भी कमाया जा रहा है और समाज का भी भला हो रहा है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ एचडीआई। अब आपको बोर्ड 2 मार्क्स के लिए पूछेगी डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैं आपको इसको समझा नहीं रहा हूं क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में आसान भाषा में लिखा है, आपने पूरा चैप्टर समझा है तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट याद रखना 2 मार्क्स के लिए पूछेंगी तो उतना ही पढ़ना। अब यहाँ पे बोर्ड कुछ अलग सा सवाल पूछ लेती है इस चैप्टर से। वेयर डू क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज ऑकर? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज कहां पे होते हैं? यहां पे देखते हैं। क्वांटिटेटिव चेंज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट के अंदर, और क्वालिटेटिव चेंज होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमको कि देश के अंदर जितना प्रोडक्शन और इनकम इंक्रीज हुआ उसको हम लोग काउंट करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। तो कभी भी देश के अंदर या कभी भी प्रोडक्शन के नंबर के अंदर और इनकम के नंबर के अंदर चेंज आएगा तो हम लोग उसको बोलेंगे क्वांटिटेटिव चेंज। एग्जांपल में मैंने लिखा हुआ है इंडिया मेक मोर ट्रैक्टर एंड कार दिस ईयर। तो ये जो प्रोडक्शन का नंबर, ये जो इनकम का नंबर बदल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। कभी भी किसी भी चीज की क्वालिटी के अंदर चेंज आएगा तो हम लोग उस चेंज को बोलेंगे क्वालिटेटिव चेंज। एग्जांपल देख लो, इंडिया बिल्ड बेटर स्कूल एंड हॉस्पिटल। इंडिया के अंदर अब जो हॉस्पिटल और स्कूल है उनके अंदर बेटर फैसिलिटीज मिल रही है, इसको हम लोगों ने कौन सा बोला? क्वालिटेटिव चेंज मिला। तो ग्रोथ यानी क्वांटिटेटिव चेंज किसके ऊपर फोकस करता है? हाउ मच वी हैव, कितना हमारे पास है, इस चेंज को हमने बोला क्वांटिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस करता है? हाउ गुड आवर लाइफ इज, हमारे लाइफ की क्वालिटी कितनी अच्छी है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? डेवलपमेंट का। और क्वालिटेटिव चेंज आ रहा है तो यहाँ पे मैंने इजी भाषा में आपको ये वाला भी समझा दिया। विच इज डिफिकल्ट टू मेजर, ग्रोथ और डेवलपमेंट? वाई? 2 मार्क्स के लिए आपको यह सवाल भी पूछा जाएगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कौन ज्यादा डिफिकल्ट है मेजर करने के लिए। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हार्डर टू मेजर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हार्ड है मेजर करने में। क्यों? वी कैन काउंट हाउ मेनी कार इंडिया प्रोड्यूस बट हाउ हैप्पी और हेल्दी पीपल आर देयर। हम लोग ये इजीली काउंट कर सकते हैं कि इंडिया में कितनी कार बन रही है, बट इंडिया में कितने लोग खुश हैं, उनकी हेल्थ कितनी अच्छी है। हेल्थ और खुशी को नापना नामुमकिन है, बट कार के नंबर्स को नापना इजी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस करता है? पैसे के ऊपर, साथ साथ में हेल्थ और खुशी के ऊपर भी। तो पैसा तो आप काउंट कर लोगे बट खुशी और हेल्थ को आप नहीं काउंट कर पाओगे, इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट को मेजर करना ज्यादा हार्ड पड़ता है। ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, इजी टू मेजर। इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर चेंज आ रहा है, यानी क्वांटिटेटिव चेंज आ रहा है, तो क्वांटिटेटिव चेंज को हम इजीली नाप सकते हैं। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, अबाउट लाइफ क्वालिटी, हार्डर टू मेजर। डेवलपमेंट किसके ऊपर फोकस कर रहा है? क्वालिटी के ऊपर, तो क्वालिटी को नापना बहुत मुश्किल हो जाता है नंबर्स के अंदर। टाइप्स ऑफ चेंज राइस इन प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो किस तरीके का चेंज आएगा? तो राइस इन प्रोडक्शन यानी क्वांटिटेटिव चेंज आएगा। ये मैंने आपको ऊपर समझाया हुआ है इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। एग्जांपल, इंडिया मेक मोर कार, व्हीट एंड मोबाइल। जब भी प्रोडक्शन के अंदर चेंज आएगा तो हम ज्यादा सामान, ज्यादा क्रॉप, ज्यादा मोबाइल बनाने लगेंगे। डज नॉट शो बेटर लिविंग कंडीशन, हमारे देश में 100 कार बन गई, 500 कार बन गई, 5 लाख कार बन गई, तो क्या वो कार बनने से इंसान के जिंदगी की क्वालिटी के ऊपर असर आएगा? नहीं। हमारे देश में 500 कार हो तो क्या गरीबी दूर हो जाएगी? ऐसा नहीं है। तो लाइफ के कंडीशन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा कितना भी देश के अंदर प्रोडक्शन को राइज कर लो। इवन इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज, पुअर मे स्टिल वॉक टू वर्क। आप प्रोडक्शन बढ़ा लो, सब चीजों का प्रोडक्शन बढ़ा लो, पर गरीब इंसान को आज भी तकलीफ उठानी पड़ेगी, आज भी उसको काम पे जाना पड़ेगा, आज भी उसको टेंशन लेना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन होने से सिर्फ प्रोडक्शन के नंबर में चेंज आता है, प्रोडक्शन होने से जिंदगी की क्वालिटी में यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, क्वालिटी ऑफ लाइफ में कोई फर्क नहीं आता है। तो यहाँ पे ये भी मैंने आपको 2 मार्क्स के लिए समझा दिया।